यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। फ़ारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू अभी मैंने पढ़ा इंडिया टुडे पर, और वो इंटरव्यू सुनकर मुझे लगता है कि भारत सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो इंदिरा गांधी ने दोहराई, जो गलती उस समय एच डी देवगौड़ा कर गए जम्मू कश्मीर को या इस परिवार को लेकर। वो गलतियां मुझे लगता है आज की भारत सरकार को उनसे सबक लेना चाहिए और वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। अन्यथा जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो मुझे लगता है कि और लंबा खिंच सकता है, आगे और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आज की सरकार जो है वो हर चुनौती के लिए तैयार है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये सरकार चलती ही रहेगी। कभी ना कभी तो परिवर्तन आएगा, आज आए या 50 साल बाद आए, 20 साल बाद, 30 साल बाद या 15 साल बाद, कभी ना कभी तो परिवर्तन आता ही है। जनता का मूड कभी ना कभी उगता है, इसलिए आज इनका सलूशन निकालना चाहिए। मैं आपको वो गलतियों के बारे में चर्चा करूंगा जो फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ भी की जा रही है। और फ़ारूक अब्दुल्ला का ये जो स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा कि हम चाइना की मदद से 370 वहाँ दोबारा रीस्टोर करवा लेंगे, आर्टिकल 35 कैपिटल रीस्टोर करवा लेंगे, और यूनियन टेरिटरी बनाकर, जो मैंने पीछे भी एक चर्चा की थी चाइना के एक लेक्चर में, कि चाइना ने लद्दाख को, यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में से 2 हिस्से बना देना और उस दूसरे हिस्से में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना देना ये अच्छा नहीं है और हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। सबसे पहली बात तो चाइना के लिए भी ये है कि वो हमारे इंटरनल मामलों में हम कौन सा स्टेट कब बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कितना बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, उसको क्या लेना देना है इससे। उसका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का ज्यूरिडिक्शन नहीं बनता कि हम अपने स्टेट में किस स्टेट में उसके 2 टुकड़े करते हैं, 2 टुकड़ों से एक स्टेट बनाते हैं, 1 से 3 बनाते हैं। ये हमारा इंटरनल मामला है और सदियों से ये चला आ रहा है। इसका इलस्ट्रेशन 1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है, जिसमें हमने सारी रियासतें और सारे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव खाका चेंज कर दिया था रिऑर्गेनाइजेशन 1956 से। अब चाइना ने ये स्टेटमेंट दे दिया, वो तो इसलिए दे रहे हैं कि इस समय कन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पर, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से चाइना के इस स्टेटमेंट को सहारा मानते हुए, जैसे पाकिस्तान सिर्फ चाइना पर ही चल रहा है और चाइना जैसा कहता है वैसा पाकिस्तान करता है, यहाँ तक कि मैंने कल बताया था कि जर्मनी ने जो एक डिक्लेरेशन चाइना के शिनजियांग प्रांत को 10 लाख उइगर मुसलमानों की दास बनाने की बात को लेकर भी पाकिस्तान ने उइगर मुसलमानों का सपोर्ट ना करके चाइना का सपोर्ट किया और कहा कि इंटरनल पॉलिसी है ये चाइना की और चाइना की इंटरनल पॉलिसी में किसी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जर्मनी सहित, जिसमें यूके भी शामिल था, यूएसए शामिल था, जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, फ्रांस शामिल था और बहुत सारे 40 कंट्री अप्रॉक्स शामिल थे। दुर्भाग्यवश भारत उसमें शामिल नहीं था, जिसको शामिल होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी लिखा। लेकिन चाइना, जैसे पाकिस्तान चाइना के ऊपर चल रहा है, वैसे ही पाकिस्तान के भारत में मित्र शेख अब्दुल्ला और उनका परिवार भी फ़ारूक अब्दुल्ला के रूप में वो चाइना का ही सहारा उनको भी लग रहा है। जैसे पाकिस्तान चाइना के सहारे चल रहा है, वैसे वो उनको भी चाइना का सहारा लग रहा है। और क्या, चाइना की मदद से वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर करवा लेंगे, 35 कैपिटल रिस्टोर करवा लेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 रिस्टोर करवा लेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। और चाइना अगर कब्जा कर लेता है तो हमें क्या, चाइना की मदद से हम ऐसा कर लेंगे। ये वो प्रदेश है जिस प्रदेश के जनरल जोरावर सिंह ने चाइना और तिब्बत की संयुक्त सेनाओं को बर्फीले एरिया में युद्ध करके हराया था। फिर उसके बाद उनके भतीजे जनरल जवाहर सिंह ने उनको दोबारा हराया। ऐसे चाइना और तिब्बत के लिए, तिब्बत आजकल चाइना ने कब्जा करके रखा है, ऐसे चाइना की मदद वो लेंगे जो चाइना भारत के एक प्रांत की सेना, जम्मू और कश्मीर की सेनाओं से मुंह के बल खा चुका था और मुंह के बल खाने के बाद उनको समझौता करना पड़ा था। और उस समझौते में तिब्बत का जो स्टेटस है और तिब्बत की जो प्रोटेक्टरेट स्टेट है वो देना पड़ा था। ऐसे चाइना के सहयोग से वो जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर करवाएंगे। ये ऐसा कह क्यों पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं शेख अब्दुल्ला के बारे में। जब जम्मू और कश्मीर का अधिमेलन हो रहा था, महाराजा हरी सिंह उस समय डिसीजन ले रहे थे, तो महाराजा हरी सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन में शेख अब्दुल्ला देशद्रोह कर रहे थे।
और देशद्रोह के इल्जाम में जेल में बंद थे। उसके बाद जब अधिमिलन हो गया, मेहरचंद महाजन उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वहाँ के, जब अधिमिलन हो गया तो नेहरू जी ने जबरदस्ती महाराजा के ऊपर दबाव बनाया कि शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। महाराजा ने सेक्रीफाइस किया, इनको जेल से निकाला गया, जेल से निकालने के बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बनवाया और बड़ी तारीफ नेहरू जी करा करते थे कि अगर कोई प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर कहीं देखना है और सरकार देखनी है तो जम्मू कश्मीर में आपको शेख अब्दुल्ला देखना चाहिए। बहुत समय नहीं हुआ था, 1953 में ही शेख ने विद्रोह कर दिया था और 1953 में शेख को गिरफ्तार करवाना पड़ा था और शेख की गिरफ्तारी के बाद उसको 11 साल की सजा दी गई थी। बल्कि सजा ज़्यादा थी, 11 साल के बाद नेहरू जी के इंटरफेरेंस से उनको मुक्त करवाया गया था 1964 में। और नेहरू ने एक बड़ी गलती फिर से करी कि नेहरू ने 1964 में शेख अब्दुल्ला को भेज दिया पाकिस्तान। जनरल अयूब उस समय हुआ करते थे, तो जनरल अयूब से बात करने के लिए भेज दिया कि आप जम्मू कश्मीर के बीच में अगर सेतु बन सकते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। जनरल अयूब के सहयोग से उसने मीरपुर मुजफ्फराबाद में कुछ भाषणबाजी करी। जब वो पाकिस्तान में था उसी समय नेहरू जी की मृत्यु हो गई। और आपको मैं बता दूं, नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो नेहरू जी की अंतिम संस्कार में शेख अब्दुल्ला के साथ बेनजीर भुट्टो के बाप यानी कि उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो जो समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो नेहरू जी की अंत्येष्टि में आए। और आपको बताऊं कि उनके वापस जाने के बाद ही जब शास्त्री जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया तो शेख की जासूसियों पर, मैं फिर से कहता हूं, शेख की जासूसियों पर, और शेख ने जो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करवाने का और पाकिस्तान में मिलाने का जो षड्यंत्र रच के वो आया था नेहरू जी की गलतियों की वजह से, उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने 1965 की लड़ाई कर दी। और 1965 में शास्त्री जी सत्ता में बैठे थे। शास्त्री जी को जब इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि इस पूरे के पूरे बवाल के पीछे शेख अब्दुल्ला हैं, तो शेख अब्दुल्ला की फिर से गिरफ्तारी 1965 में करनी पड़ी थी। 1965 में जब गिरफ्तारी हुई तो 1968 तक उनको अंदर रखा गया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी उनको अंदर रखा था। उसके बाद उनको मुक्त किया गया तो फिर उनको प्रदेश निकाला दिया गया 18 महीने के लिए। और शेख अब्दुल्ला 1975 तक निर्वासन की जिंदगी काट रहे थे, क्योंकि वो जैसे ही जम्मू कश्मीर में घुसते थे वैसे ही वहां पर कुछ ना कुछ पाकिस्तान के षड्यंत्र से करना शुरू कर देते थे। 75 में जब ये डिस्टर्बेंस शुरू हुआ भारत में, 75 की जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी को लगा कि कुछ लोगों को तो फेवर में रखना ही चाहिए। शेख अब्दुल्ला को अनकंडीशनल एक अकॉर्ड करके वहां फिर से उनकी सत्ता स्थापित कर दी गई। 75 में जब शेख की सत्ता स्थापित हो गई दोबारा तो 77 तक वो चले और उसके बाद उनको फिर से बाहर निकालना पड़ा और 82 में उनकी सरकार फिर बनी। 82 में शेख की मृत्यु के बाद ये फारूक अब्दुल्ला सत्ता पर बैठे और सत्ता पर 82 में बैठने के बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो सेकंड इलेक्शन में 84 के इलेक्शन में वो जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो 89-90 कर दिया इस शेख अब्दुल्ला के बेटे ने, जिसको कम से कम 3 बार देशद्रोह के लिए, और महाराजा के समय से अगर काउंट करेंगे तो बहुत बार देशद्रोह के लिए सजा दी। लेकिन हर बार भारत की दिल्ली सरकार ने गलती की, चाहे वो इंदिरा गांधी गलती करती हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू गलती करते हो, उसको फांसी पे चढ़ाने की बजाय उसको मुक्त कर करके दोबारा सरकारें बनाई। 90 में जब ये 89-90 हुआ और हिंदुओं से वैली खाली करवाई गई शेख के बेटे फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो दोबारा जब वहाँ पर जगमोहन को रिपीट किया गया गवर्नर के रूप में, जिन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाई थी, तो ये वहाँ से निर्वासित हुए और निर्वासित होने के बाद ये इंग्लैंड चले गए। मैं आपको बता दूं, ये लंबे समय तक इंग्लैंड में रहे, 90 से लेकर और 96 तक देश छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि देश की सरकार उस समय इन पर एक्शन ले सकती थी, इसलिए देश छोड़कर भाग गए। 96 में फिर जब देवगौड़ा की सरकार बनी यूनाइटेड फ्रंट की, तो देवगौड़ा की सरकार फिर इनको अनकंडीशनल ले आई और राजीव गांधी की सरकार बनी तो देवगौड़ा की सरकार बनी तो देवगौड़ा की सरकार इनको फिर से ले आई 1996 में, फिर इन्होंने इलेक्शन में लेकर आए। अब देवगौड़ा ने गलती की हो या राजीव गांधी ने उस समय इनको दोबारा बिठाकर, राजीव अकॉर्ड हुआ था, राजीव ने बिठाया हो, या शेख अब्दुल्ला को बिठाया हो, या शेख अब्दुल्ला को बार बार वहाँ पर बिठाया गया हो, इस परिवार ने हर बार गद्दारी ही की।
इसने देश के साथ गद्दारी की, इसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य के साथ गद्दारी की, इसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को अपने बाप की रियासत मानकर चला और जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले लोगों को यह अपना दास बनाकर चलते रहे ये परिवार। चूंकि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत सरकार यहां पर बैठी हुई है, इसलिए वो स्लेव व्यवस्था नहीं कर पाए जो स्लेव व्यवस्था पाकिस्तान और शिनजियांग में चीन कर रहा है। लेकिन इस परिवार ने कभी भी देश का साथ नहीं दिया। ये परिवार सदैव और सदैव देश का गद्दारी करता रहा। अब जब 370 को डाइल्यूट किया गया, 35 कैपिटल ए को डाइल्यूट किया गया 5 अगस्त को, उससे पहले इनको गिरफ्तार किया गया और इनको आइसोलेशन में रखा गया। मुझे लगता है कि आज की भारत सरकार को जब इन्होंने इनको मुक्त किया गया तो उससे सबक लेना चाहिए कि इनके बाप, जो कुत्ते की पूंछ 3 बार टेढ़ी हो जाए वो चौथी बार भी टेढ़ी ही रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती। जमाने तक उसको बांध के रखो। जिसका बाप कभी नहीं सुधरा, मृत्यु तक नहीं सुधरा, और 65 का पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का इसने युद्ध करवा दिया हो, उसका बेटा कैसे सुधर सकता है? और उसके बेटे ने रिकॉग्नाइज्ड टेररिज्म शुरू किया हो। इस फारूक अब्दुल्ला के समय पर ही ट्रेंड रिकॉग्नाइज्ड टेररिज्म शुरू हुआ था और पाकिस्तान से टेररिस्ट ट्रेंड होकर भारत में आने लगे और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में वो आतंक फैलाने लगे। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं। इनकी सरकार वहां पर बनी थी, तभी ये टेररिज्म शुरू हुआ और उस टेररिज्म का नतीजा निकला कि 89-90 में हिंदू विहीनवादी कर दी गई और हिंदुओं के कत्लेआम हुए, खुलेआम कत्लेआम हुए। और इस व्यक्ति ने एक स्टेप नहीं लिया, एक एफआईआर नहीं लिखने दी इसकी सरकार के समय पर। उस व्यक्ति को आप दोबारा लेकर आए, चलिए ठीक है, समझ आता है कि आप दोबारा 1996 में वो लेकर आए देवगौड़ा या आई.के. गुजराल, लेकिन भैया आपने 5 अगस्त को जब गिरफ्तार कर लिया था तो इनकी मृत्यु गिरफ्तारी में ही होनी है। अगर इनकी मृत्यु गिरफ्तारी में नहीं होनी है तो ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये पहले पाकिस्तान से मिलकर, पाकिस्तान से इन्होंने 65 का युद्ध करवाया, आज ये व्यक्ति अपने बाप की राह पर चलकर चीन से मिलने को तैयार है और कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पर चीन का कब्जा करवा लेंगे और 370 हम हटवा देंगे और 35 से मुक्त करवा देंगे। भारत सरकार को सबक लेना चाहिए और इस व्यक्ति को, अगर इस समय आपने इस पर देशद्रोह का मुकदमा न चलाया, इसको फांसी पर न लटकाया, तो मुझे लगता है कि वो गलतियां बार बार हम करते रहेंगे जो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू करते रहे और उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। 71 की लड़ाई जब हमारी चल रही थी तो 71 की लड़ाई में भी ये परिवार, आप सोच लीजिए कि 71 की पाकिस्तान से लड़ाई जब चल रही थी तो 71 की लड़ाई में शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान ने ये फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर का खोला तो शेख पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। नतीजा निकला कि शेख को गिरफ्तार करना पड़ा था उस समय भी हमको, और उसके बावजूद इस परिवार की कथनी करनी और इस परिवार की ओपन गद्दारी, ओपन कॉन्स्पिरेसी, आपको याद होगा कि कश्मीर कॉन्स्पिरेसी एक चली थी, इस कश्मीर कॉन्स्पिरेसी में ही ये पकड़ा गया था शेख अब्दुल्ला और 11 साल ये जेल में काट कर आया था। नेहरू जी ने इसको अनकंडीशनल बाहर करवाया था। फारूक अब्दुल्ला को अनकंडीशनल दोबारा सरकार बनवाई थी 96 में, जब इंग्लैंड जा चुका था। क्यों उसको बुलाया गया, क्यों बुलाकर उसको दोबारा रिस्टोर किया गया? वो इंग्लैंड में जा चुका था, अपना वहां रह रहा था, मर जाता, खप जाता। अभी ये बाहर निकल कर आया है तो अब ये स्टेटमेंट इसने फिर से चाइना, अब चूंकि चाइना से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब उसको लग गया है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, चाइना थोड़ा मजबूत टाइप का दिखता है और चाइना से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अब ये पाकिस्तान और ये दोनों मिलकर चाइना चाइना चिल्ला रहे हैं कि चाइना रिस्टोर करवाएगा 35 कैपिटल ए, चाइना रिस्टोर करवाएगा 370। मैं आह्वान करता हूं भारत सरकार से कि इसकी गिरफ्तारी की जाए और इस पर कॉन्स्पिरेसी का केस चलाया जाए, इसको देशद्रोह के इल्जाम में बंद किया जाए, इस पर मुकदमा चलाया जाए और इसको फांसी की सजा के लिए रिकमेंड किया जाए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।